हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम सिटी के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जाता है डू एज डायरेक्टेड। तो हम लोग डू एज डायरेक्टेड को कवर करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है पेपर में। यहाँ पे लिखा हुआ है डू एज डायरेक्टेड, आप देख सकते हैं, और ये 5 अंक का बनता है आपके एग्जाम में। तो 5 अंक आपको पक्के करने हैं। तो इसमें पहला टाइप है जो टेंस से पूछा जाता है। पहला टाइप टेंस से बनाया जाता है, पेपर में इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझते हैं। जिसमें कि पूछा गया है दे आर सेलिंग देयर हाउस। फर्स्ट में पूछा गया है दे आर सेलिंग देयर हाउस। तो ये कौन सा टेंस है? ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दे आर सेलिंग देयर हाउस। और हमको जो डायरेक्शन दिया गया है इसमें बोला गया है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट में इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? तो पहले हमको देखना है कि कोई भी टेंस हो तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी कर्ता को लिखते हैं, जो कि यहाँ पे दे लिखा हुआ है। इसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ और हैव। तो क्योंकि आई वी दे यू के साथ हमको हैव का यूज करना होता है, और ही सी इट और नेम इसके साथ हमको हैज का यूज करना होता है। तो हम इस पे काय का यूज करेंगे? दे के साथ हैव का यूज करेंगे। इसके बाद जितने भी परफेक्ट होते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, उन सब में हमको वी थ्री का यूज करना होता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। वर्ब यहाँ पे है कौन सा? सेल। सेल में आईएनजी लगा दिया तो सेलिंग हो गया। तो हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। तो इस तरह इसका बन जाएगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस, यानी उन्होंने या वे अपना घर बेच दिए हैं। तो ऐसा इसका बन जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट कैसे बनाना है। सेकंड में पूछा गया है दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, यानी वे सुबह से यहाँ खेल रहे हैं। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमको इसमें डायरेक्शन दिया गया है चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड प्लस बीन। हैड प्लस बीन लगा दिया, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हमको हेल्पिंग वर्ब में लगा देना हैड प्लस बीन, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका सिंपली कैसे करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट दे का दे हम लोग एज इट इज लिख लिए, इसके बाद हैड बीन लग जाएगा, और पूरा हम वैसे ही लिख देंगे इसमें प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। सिंस का यूज यहाँ पे क्यों किया गया है? क्योंकि टाइम जो है ये डेफिनिट है, यानी निश्चित समय के बारे में बताया गया है। जैसे मॉर्निंग हो गया, या कोई मंथ का नेम हो गया, जैसे 2 o'clock हो गया, वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर टाइम इनडेफिनिट है, यानी कि अनिश्चित समय है, तो हम वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो थर्ड पूछा गया है टेंस से रिलेटेड। तो थर्ड है ही टॉट इंग्लिश, यानी कि वह इंग्लिश पढ़ाया। तो इसमें डायरेक्शन क्या है? चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है इसको। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को, फिर लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, फिर लिखते हैं क्या? यस, ईएस और आईईएस, ये हमको वर्ब के साथ लिखना होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखना होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ही सब्जेक्ट हो गया इसका। टॉट, टॉट क्या है? ये टीच का सेकेंड फॉर्म है, टॉट। तो टीच का सेकेंड फॉर्म है, तो क्योंकि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टीच और इसमें लगा देंगे यस, तो हो जाएगा टीच। ही टीच इंग्लिश, मतलब वह इंग्लिश पढ़ाता है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इनटू नेगेटिव। कुछ एक पूछे जाते हैं, शायद निगेटिव से पूछा जाता है कि आपको निगेटिव में चेंज करना होता है। तो निगेटिव में हमको क्या देखना होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को अगर हम कवर कर लें, तो इसके अलावा आप किसी भी टेंस का निगेटिव आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सब में हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे, तो वो हो जाएगा निगेटिव में। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे पहला ही है ही स्पीक्स द ट्रूथ,
मतलब वह सत्य बोलता है। तो आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिखेगी यहाँ पे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस में कोई अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कैसे नेगेटिव इसको बनाएंगे, तो हमको लिखना होता है सी। अब इसको देखना हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू और डज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हमको लगा देना है क्या, डज, क्योंकि लिखा हुआ सी के साथ लगेगा डज, और इसके बाद लिख देना है नॉट। जब हम डज नॉट लिख देंगे तो स्पीक्स में जो यस है इसको भी हटाना होता है, बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान रखिएगा। सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ हो जाएगा, यहाँ से यस हट जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है सेकंड, जेनेटिव नेगेटिव का सेकंड नंबर है, ही डिड हिज वर्क वेल। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पे भी हमको पहचानना होगा कि कौन सा टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। यहाँ पे जो डिड लिखा है ये डू का सेकंड फॉर्म लिखा है, ना कि इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब भी डिड होता है और यहाँ पे डू का सेकंड फॉर्म भी डिड लिखा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। थर्ड है हमारा सी शट द डोर, उसने दरवाजा बंद किया। तो इसका क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट शट द डोर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे समझ सकते हैं, यहाँ पे तो डिड नहीं है लेकिन हमको फिर भी डिड लिखना पड़ता है क्योंकि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट के दोनों सेंटेंस हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। सी डिड नॉट शट द डोर। अगला हमारा फोर्थ नंबर, अनीता रीड द रामायण एवरी डे। जो अनीता है वो रोज यानी प्रत्येक दिन रामायण पढ़ती है। तो इसका क्या हो जाएगा, अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे। इन चारों को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, इसी से निगेटिव पूछा जाता है ज़्यादातर। बाकी जैसे आप अगर नेक्स्ट देखें, इसमें लिखा हुआ है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक, आपको प्रश्नवाचक बनाना होता है। तो सिंपली अगर आपको कोई सा भी सेंटेंस आपको दिया गया है और जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को उठा के फर्स्ट पे रख देना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़, उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिख दीजिए, हैज़ ही टेकन टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर कट जाता है अगर हम नहीं लगाएंगे तो। सेकंड नंबर है इंट्रोगेटिव वाले में, सी लिव्ड इन शिवपुरी, वह शिवपुरी में रहती थी। अब क्या होगा इसका, कौन सा टेंस है ये वाला, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड। तो हेल्पिंग वर्ब आपको सिंपल सेंटेंस में नहीं दिखी यहाँ पे क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम समझ जाएंगे कि यह है पास्ट इंडेफिनिट, और इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सामने डिड, उसके बाद लिखेंगे सी यानी सब्जेक्ट। लिव का लिव्ड यहाँ पे है तो लिव्ड में से डी हटा देंगे, डिड सी लिव इन शिवपुरी, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑरेंज से। ऑरेंज से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आइए इसको समझते हैं। अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। तो हमको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, ना कि कुछ भी बना दिया उठा के, ऐसा नहीं, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। तो इसमें भी आप उसी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेना है और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लेना है। ये दो काम करते ही आपको अपना सही वाक्य मिल जाएगा। जैसे कि पहला सेंटेंस है यहाँ पे, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। अब आप देख लिए यहाँ पे हमको सब्जेक्ट चिल्ड्रन मिल गया, तो चिल्ड्रन को उठा के आपको सबसे सामने लिख देना है, शुरुआत में लिख देना है, और चिल्ड्रन से हमारा हेल्पिंग वर्ब बनेगा वर, यहाँ पे चिल्ड्रन वर। तो अगर आप इन दोनों को अरेंज कर लिए उसके बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ऐसे ही आपको बना लेना है। सेकेंड वाला सेंटेंस जैसे हो गया स्वीट्स लाइक आई। आई क्या हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट, आई के बाद क्या लिखेंगे, लाइक, आई लाइक स्वीट्स। ये तो बहुत ज़्यादा इजी बन गया, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगला है डू एज डायरेक्टेड में कंबाइन सेंटेंसेस यूजिंग कंजंक्शंस। इंपॉर्टेंट है और इसको हम समझते हैं कैसे करना है।
जैसे कि पहला है ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, मतलब वह अमीर तो है पर वह जो है खुश नहीं है। तो हम इसको एट से कैसे कंबाइन करेंगे, तो लिख देंगे ही इज रिच, और यहाँ पे जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे एट का यूज करेंगे। यद्यपि ही इज नॉट हैप्पी, वह अमीर तो है यद्यपि वह खुश नहीं है। अपोजिट, एक तरह से आप समझ सकते हैं अपोजिट सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है एट। सेकेंड नंबर है हमारा दे प्लेड वेल, उन्होंने अच्छा खेला। दे कुड नॉट विन द मैच, उन्होंने मैच नहीं जीता। उन्होंने अच्छा खेला लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं जीता। तो यहाँ पे हम बट से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि आपको दो से कनेक्ट करना है, THOUGH। तो आपको सबसे स्टार्टिंग में लिखना होता है दो, दे प्लेड वेल, और यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह पे आपको कॉमा का यूज करना होता है। दो दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच, ऐसे आपको करना होता है। इजी है, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा एग्जाम में। फिर हम अगला देखें जिसमें कि थर्ड नंबर है, और इसमें पूछा गया है अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, अमन जो है बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली, वह इस एग्जाम यानी इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकता है। और सो दैट का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डूअर्स डायरेक्टेड में, अवश्य पूछा जाता है। तो सो दैट का यूज कहाँ पे करना होता है, तो दैट का यूज हमेशा कंबाइन करने के लिए करिएगा, यानी कि जहाँ पे बीच में आपको ये दिख रहा है फुल स्टॉप, यहाँ पे आपको दैट लिखना होता है, और सो का यूज वेरी की जगह पे करना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो, वेरी की जगह पे सो। अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली। दैट के बाद जब आप ही लिखेंगे तो ही का जो एच होगा वो स्मॉल लेटर में लिखिएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। सेकेंड, अगला है हमारा फोर्थ नंबर, द टाल मैन इज अ डॉक्टर, द टाल मैन इज टेकिंग टू माई ब्रदर, सॉरी टॉकिंग टू माई ब्रदर। मतलब जो टाल मैन है यानी लंबा व्यक्ति जो है वो एक डॉक्टर है और वह मेरे पिताजी से बात कर रहा है, टॉकिंग टू माई फादर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग हु। तो जब हम हु का यूज करेंगे तो पूरा सेंटेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, द टाल मैन इज अ डॉक्टर, इतना तो हमको पूरा एज इट इज लिखना होता है। द टाल मैन इज अ डॉक्टर ऐसे लिखेंगे, और इसके बाद हु लिखेंगे, जहाँ पे आपको ये फुल स्टॉप दिख रहा है यहाँ पे लिखेंगे हु, इसके बाद इज टॉकिंग टू माई फादर। तो ऐसा लिख सकते हैं द टाल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज अ डॉक्टर। पूरा सेंटेंसेस आपको लिखना है, द टाल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर, फिर इसके बाद लिखना है इज अ डॉक्टर, हु का यूज करना है। अगला है फिफ्थ नंबर, मोना इज अब्सेंट टूडे, मोना आज अनुपस्थित है। सी इज नॉट वेल, वह ठीक नहीं है। कंबाइन यूजिंग बिकॉज, तो हमको यहाँ पे विकास का यूज करना है क्योंकि, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। तो मोना इज अब्सेंट टूडे बिकॉज सी इज नॉट वेल, यहाँ पे बिकॉज का यूज कर देना है, बस सिंपली आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। अब देखते हैं यूज ऑफ अनलेस एंड इफ। इफ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं। बस छोटी सी चीज को आपको याद रखना है, इफ मतलब यदि और अनलेस मतलब यदि नहीं। बाकी आपका सेंटेंस बन जाएगा, जैसे अनलेस इट रेन्स, यदि वर्षा नहीं होती है। वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। तो जब हम अनलेस की जगह पे यहाँ पे लिखा आएगा आपको डायरेक्शन में, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन द प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस की जगह पे जैसे ही हम इफ का यूज करेंगे, तो अनलेस मतलब यदि नहीं, इफ मतलब यदि। तो जब हम अनलेस की जगह पे इफ का यूज करेंगे तो हमको इस वाले पार्ट को निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इफ इट डज नॉट रैन, मतलब मीनिंग सेम ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अनलेस की जगह पे इफ का यूज करें तो मीनिंग कुछ और निकलने लगे, ऐसा नहीं। तो इसलिए हमको इसको निगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस मतलब होता है यदि नहीं। इफ इट डज नॉट रैन वी शैल गो टू स्कूल, ये सेम लिख देंगे जैसे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इसको निगेटिव बनाना होता है।
जैसे सेकंड से हम समझते हैं, इफ सी डज नॉट कम ऑन टाइम, यदि वह समय पर नहीं आती है, द टीचर विल पनिश हर, तो शिक्षक उसको दंड देंगे, पनिश करेंगे। तो यहाँ पे भी अनलेस के प्लेस पे हमको इफ का यूज करना है, सॉरी इफ की जगह पे हमको अनलेस का यूज करना है। तो अनलेस मतलब यदि नहीं, और यहाँ पे भी आप देखें तो सी डज नॉट लिखा है, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है ये। तो अनलेस अगर हम लिखेंगे तो नॉट वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा। अनलेस सी कम्स ऑन टाइम, यदि वह समय पर नहीं आती है, मीनिंग दोनों का सेम ही है। द टीचर विल पनिश है, तो शिक्षक उनको दंड देंगे या उसे दंड देंगे। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार इसको और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और आपके परीक्षा में 5 अंक पक्के हो जाएंगे इससे अवश्य रूप से। तो अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।